हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन का रॉकेट। तो दोस्तों, हमने जो साइकोलॉजी की सीरीज शुरू की है उसके लिए हम अगला पार्ट लेकर आए हैं। इसी के साथ दोस्तों हम आपके लिए कुछ नए क्वेश्चन भी लेकर आएंगे जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं, जिससे कि आपको ये पता चलता रहे कि किस तरीके के प्रश्न पत्र में आते हैं और हमें किस तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक बुद्धि परीक्षण के बारे में। तो दोस्तों, बुद्धि परीक्षण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। अब ये दो प्रकार का बुद्धि परीक्षण कौन कौन सा होता है? तो इसमें दो प्रकार का होता है, एक व्यक्तिगत और दूसरा होता है सामूहिक। कैसा होता है? व्यक्तिगत और दूसरा सामूहिक। तो दोस्तों, व्यक्तिगत और सामूहिक का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बुद्धि परीक्षण जो है वो व्यक्तिगत रूप से भी लिया जा सकता है और सामूहिक रूप से भी लिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों ही प्रकार के अपने अपने दो प्रकार हैं, यानी कि व्यक्तिगत परीक्षण के भी दो प्रकार होंगे। एक होगा शाब्दिक और दूसरा होगा अशाब्दिक। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से सामूहिक बुद्धि परीक्षण के भी दो प्रकार होंगे। इसमें भी यही दो प्रकार होंगे, एक होगा शाब्दिक और दूसरा होगा अशाब्दिक। तो दोस्तों, ये शाब्दिक और अशाब्दिक का क्या मतलब है? यहाँ पर शाब्दिक का मतलब ये है जिसमें शब्दों का प्रयोग किया गया हो, और अशाब्दिक का मतलब है जिसमें शब्दों की जगह अन्य चीज़ों का यानी चित्रों का, ऐसी आकृतियों का प्रयोग किया जाता है, वह अशाब्दिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शाब्दिक परीक्षण किसे कहते हैं? जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाए, जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाए। ठीक है दोस्तों, और अशाब्दिक परीक्षण किसे कहते हैं? जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाए, जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाए। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो बुद्धि परीक्षण होता है वो दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत और सामूहिक। और व्यक्तिगत और सामूहिक के अपने अपने दो प्रकार होते हैं, यानी कि शाब्दिक परीक्षण के रूप में और अशाब्दिक परीक्षण के रूप में। ठीक है दोस्तों, शाब्दिक परीक्षण किसे कहते हैं? जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाए। किसका? शब्दों का। और अशाब्दिक परीक्षण किसे कहते हैं? जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शाब्दिक परीक्षण का तो मतलब समझ में आता है, लेकिन अशाब्दिक परीक्षण का उपयोग क्या हो सकता है, यानी इसका कहाँ पर हम उपयोग कर सकते हैं? तो इसकी उपयोगिता किसके लिए होती है? एक तो विभिन्न भाषियों के लिए। किनके लिए? विभिन्न भाषियों के लिए। अब विभिन्न भाषियों से क्या मतलब है? यानी कि अशाब्दिक परीक्षण उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो किसी दूसरी भाषा के हैं, लेकिन परीक्षण किसी और अन्य भाषा में लिया जाता है। तो इससे बचने के लिए इसमें अशाब्दिक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसमें दिव्यांग व्यक्ति जो होते हैं, यानी दिव्यांगजन, दिव्यांगजन। अब दिव्यांगजन से क्या मतलब है? यानी कि अंधे, बहरे या गूंगे। अंधे, बहरे या गूंगे। अब ऐसे लोग शाब्दिक तो दे नहीं सकते ठीक से, इसलिए इनके लिए अशाब्दिक परीक्षण बनाया गया है, जिसमें ये आकृति, चित्र या ब्लॉक या ऐसी ही अन्य चीज़ों के सहारे इस परीक्षण को दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है कि अशाब्दिक परीक्षण को और क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अशाब्दिक परीक्षण को संस्कृति मुक्त या स्वतंत्र, मुक्त अथवा स्वतंत्र परीक्षण बोला जाता है। यानी कि अशाब्दिक परीक्षण जो है उसको क्या बोला जाता है? संस्कृति मुक्त या संस्कृति स्वतंत्र परीक्षण। अब संस्कृति मुक्त या संस्कृति स्वतंत्र परीक्षण का क्या मतलब है? यानी कि इसमें किसी संस्कृति से संबंधित ना होकर के उस व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का वास्तविक रूप से परीक्षण किया जाता है। यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि किसी और संस्कृति का होगा विभिन्न भाषाई वाला व्यक्ति, तो अब उसका परीक्षण लिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये संस्कृति से मुक्त हुआ कि नहीं,
या संस्कृति से स्वतंत्र हुआ कि नहीं, इस वजह से इसे संस्कृति स्वतंत्र परीक्षण या संस्कृति मुक्त परीक्षण भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं दोस्तों कि अमेरिका में भी इस बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया गया है। बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया गया है, वो भी सैनिकों के लिए। कैसे? तो दोस्तों जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम था, तब अमेरिकी सेना में सैनिकों की छंटनी के लिए, किसके लिए? सैनिकों की छंटनी के लिए सैनिकों की छंटनी के लिए ओटीयर्क्स, किसने? ओटीयर्क्स, इन्होंने क्या किया था? 2 बुद्धि परीक्षण बनाए थे, अल्फा परीक्षण और बीटा परीक्षण। अल्फा परीक्षण और बीटा परीक्षण। अब चूंकि ये आर्मी से जुड़े हुए थे, तो इनका नाम दे दिया गया आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण। ठीक है दोस्तों, तो आर्मी अल्फा परीक्षण क्या था? यानी कि जिसे हम शाब्दिक परीक्षण कहते हैं, वह आर्मी में अल्फा परीक्षण के नाम से जाना गया। यानी कि शाब्दिक परीक्षण जो होता है वो। और आर्मी बीटा परीक्षण, जैसे ये शाब्दिक है तो जाहिर सी बात है ये कैसा होगा? अशाब्दिक। तो अमेरिका की आर्मी में भी सैनिकों की छंटनी के लिए ओटीआर्क्स ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर 2 परीक्षण तैयार किए, आर्मी परीक्षण अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण। ठीक है दोस्तों, तो अल्फा जो परीक्षण था वह शाब्दिक था और बीटा जो परीक्षण था वह अशाब्दिक था। तो इस तरीके से हम एक चीज कह सकते हैं कि शाब्दिक परीक्षण, कौन से? शाब्दिक परीक्षण अधिकांशतः कैसे होते हैं? सामूहिक, यानी कि जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो ये सामूहिक हो सकता है, यानी समूह में लिया जा सकता है। और कुछ कैसे होते हैं? कुछ व्यक्तिगत। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अशाब्दिक जो परीक्षण होते हैं, वह सामान्यतः कैसे होंगे? व्यक्तिगत। कैसे होंगे फ्रेंड्स? व्यक्तिगत। जबकि कुछ कैसे होंगे? सामूहिक। अब आप ये सामूहिक और व्यक्तिगत का मतलब तो समझ ही चुके होंगे कि सामूहिक क्यों होते होंगे और व्यक्तिगत क्यों होते होंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों निष्कर्ष के रूप में, किसके रूप में? निष्कर्ष रूप में हम शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण को किस प्रकार से संबंधित करेंगे? किस प्रकार से संबंधित करेंगे कि शाब्दिक परीक्षण एवं अशाब्दिक परीक्षण एक दूसरे के लिए कैसे होते हैं? पूरक होते हैं। कैसे होते हैं? पूरक। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो शाब्दिक परीक्षण और अशाब्दिक परीक्षण है वो आपस में एक दूसरे के लिए पूरक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बेसल वर्स और टर्मिनल वर्स के बारे में भी जानकारी करेंगे। बेसल वर्स क्या है और टर्मिनल वर्स क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों बेसल वर्स किसे कहते हैं? जिस अधिकतम आयु स्तर के बालक प्रश्न हल कर लेता है उसे बेसल वर्स बोला जाता है। और टर्मिनल वर्स किसे बोला जाता है? जिस आयु स्तर के बालक प्रश्नों को हल नहीं कर पाता है वह टर्मिनल वर्स होता है। यानी बेसल वर्स जिस अधिकतम आयु वर्ष के यानी कि जिस अधिकतम आयु वर्ष या स्तर के बालक प्रश्न हल कर लेता है। तो दोस्तों बेसल वर्ष किसे कहते हैं? जिस अधिकतम आयु स्तर या वर्ष के बालक प्रश्न हल कर लेता है। यानी कि कोई बालक है, उसका आईक्यू का टेस्ट लिया जा रहा है, तो जिस अधिकतम उम्र के बालक के प्रश्न हल वो कर देगा वह उसकी बेसल वर्ष होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? उसकी मानसिक आयु। क्या बोलते हैं दोस्तों?
मानसिक आयु। ठीक है, इसके बाद आता है टर्मिनल वर्ष। तो टर्मिनल वर्ष किसे कहते हैं कि जिस स्तर के बालक प्रश्न हल नहीं कर पाता है, यानी कि जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्न हल नहीं कर पाता। ठीक है दोस्तों, यानी कि वेसल वर्ष तो वो होगा जब जितने बालक प्रश्न हल कर सकता है, यानी जिस स्तर के बालक प्रश्न को हल कर सकता है। ठीक है, जो क्या डिनोट करता है उसकी मानसिक आयु को। जबकि टर्मिनल वर्ष क्या होता है, जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्न बालक हल नहीं कर पाता है। ठीक है दोस्तों अगला बिंदु क्या है हमारा, टर्मन ने 1916 में बुद्धि लब्धि के वर्गीकरण की सारणी तैयार की। यानी कि टर्मन जो थे, इन्होंने IQ के टेस्ट ले करके और अपने विभिन्न प्रयोगों के द्वारा एक सारणी तैयार की, जिसमें इन्होंने बताया कि किस IQ लेवल का, यानी किस स्तर का बालक किस तरीके के वर्ग में आता है, यानी उसकी बुद्धि का क्या वर्ग है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें IQ में उसमें बताया गया है कि कहाँ से कहाँ तक का स्तर है और उसका वर्ग कौन सा होगा। तो जिसमें 140 से जिसका अधिक होता है उसका कौन सा वर्ग होगा, प्रतिभाशाली का वर्ग। यानी कि 140 से अधिक वाला बालक कैसा होगा, प्रतिभाशाली बालक होगा, जिसे जीनियस बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है 120 से लेकर 139 तक जिसका होगा वो क्या कहलाएगा। तो 120 से लेकर 139 वाले को प्रखर बुद्धि, एक 120 से लेकर 139 वाले IQ के बालक को क्या कहा जाएगा, प्रखर बुद्धि बालक, जिसे सुपीरियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सुपीरियर। इसके बाद है 110 से लेकर 119 तक जिनका बुद्धि लब्धि का स्तर होता है, वो कैसे बालक होते हैं, वो तीव्र बुद्धि बालक होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, तीव्र बुद्धि बालक, जिनको क्या बोला जाता है, अबव एवरेज। अबव एवरेज। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 90 से 109 तक। तो 90 से 109 तक के स्तर वाले कैसे होते हैं, सामान्य, यानी कि एवरेज। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है कि जब यहाँ पर प्रतिभाशाली, प्रखर बुद्धि, तीव्र बुद्धि और सामान्य आ गए, तो जाहिर सी बात है वो इनसे नीचे के स्तर के बालक आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि 80 से 89 तक, या अब देखते हैं 80 से 89 तक के स्तर वाले बालक कौन से होते हैं, मंद व पिछड़े। मंद व पिछड़े। ठीक है दोस्तों, इनको डल और क्या बोला जाता है, बैकवर्ड, यानी VW, बैकवर्ड। ठीक है, फिर आता है कि 70 से 79 तक के स्तर वाले को क्या बोला जाता है। तो 70 से 79 वाले को क्या बोला जाता है, निर्बल बुद्धि, यानी कि जिसकी बुद्धि मंद से भी कमजोर है। इसे बोला जाता है फीबल माइंडेड। फीबल माइंडेड। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 70 से कम, यानी कि 70 से 79 तक का आ गया। अब इससे नीचे के आएंगे, तो 70 से कम वाले कौन से होते हैं, 70 से कम वाले होते हैं मूर्ख। कैसे होते हैं, मूर्ख। ठीक है, और 50 से 69 वाले कैसे होते हैं, ये मूर्ख ही होते हैं, लेकिन इनको इंग्लिश में मोरॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मोरॉन। वैसे मोरॉन दोस्तों जोकरों को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों अब क्या इनसे भी नीचे का स्तर होता है, यानी 50 से भी नीचे का कोई बुद्धि लब्धि का स्तर होता है। तो हाँ दोस्तों, इसका भी स्तर होता है, और उनको क्या कहते हैं, इसके बारे में जानकारी करते हैं। तो दोस्तों जिनका 25 से लेकर 49 तक, यानी 50 से कम जिनका बुद्धि स्तर है, वो क्या होते हैं, मूढ़। जिनको हम क्या कहते हैं, मूढ़ बुद्धि। ठीक है, यानी कि इम्बेसिबल, इम्बेसिल। ठीक है दोस्तों, फिर आता है 25 से कम। तो 25 से कम को क्या कहते हैं, जड़ बुद्धि।
क्या कहते हैं दोस्तों? जड़ बुद्धि यानी कि इडियट। तो दोस्तों हमारा बुद्धि का टॉपिक आज यहीं खत्म होता है। इसी के साथ हमने बुद्धि के इतिहास, इसके परीक्षण और इसकी जो सारणी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। इसी के साथ हम आगे की वीडियो में आपके लिए कुछ प्रश्नों को भी लेकर आएंगे, जिससे कि आपको पता चल सके कि वास्तव में किस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें अपनी रॉकेट को किस तरीके से बूस्ट करना है आगे की परीक्षाओं के लिए। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।